नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की धौलास हरियावाला भूमि विवाद पर राज्य सरकार ने अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में न नियमों से खिलवाड़ चलेगा और न ही किसी प्रकार की तुष्टीकरण राजनीति बर्दाश्त होगी। 20 एकड़ भूमि की गहन और निष्पक्ष जांच के स्पष्ट आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ चेतावनी साफ है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही तय है। सरकार का यह भी कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। इस पूरे प्रकरण को लेकर स्थानीय विधायक ने भी जनभावनाओं और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, भूमि, कानून और जनता के हितों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अब सीधे सीधे कार्यवाही को आमंत्रित करेगी। उत्तराखंड में व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। से 2004 में एक सेकुल हिंद ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट के संचालक जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, नए युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, एक व्यवस्था विरोधी काम उनके माध्यम से होता रहा है। तो उस संस्थान के माध्यम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उनका एक बड़ा ध्येय था और बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि में। लेकिन अब वो चीजें सामने आ गई हैं, हम उसकी जांच करा रहे हैं और एक एक इंच जमीन जो भी गलत तरीके से वहां पर की गई है उसको सरकार में निहित की जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। सरकार क्या चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के स्टे आदेश में बदलाव करते हुए लालढांग चिल्लर खाल मार्ग के करीब 11.5 किलोमीटर हिस्से को पक्का करने की मंजूरी दे दी है। यह सड़क कॉर्बेट और राजाजी रिजर्व के बीच महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से अटकी हुई थी। 11 जनवरी 2023 को पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आधार पर इस पर रोक लगी थी, लेकिन अब शीर्ष अदालत की हरी झंडी के बाद स्थानीय जनता में खुशी की लहर है। इस मार्ग के विकसित होने से कोटद्वार और हरिद्वार के बीच की दूरी लगभग 65 किलोमीटर का कम होने की उम्मीद है, जिससे आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। हालांकि वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए व्यावसायिक वाहनों पर रोक पहले की तरह बरकरार रहेगी। स्थानीय विधायक रितु खंडूरी ने सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी के प्रति आभार व्यक्त किया है। चिल्लर खाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको आदेशित कर दिया है। उस रोड के लिए परमिशन हमको मिल गई है। उस रोड को बनाने के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को, अपने एमपी सांसद अनिल बलूनी जी को और अपने अफसरान को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं मेंशन करना चाहूँगी जो हमारे वकील थे, एआरओ जो थे हमारे दिल्ली में, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत लगातार डेट्स आ रही थी और डेट्स पर हमारी जिरह चल रही थी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ये आदेश दिया है जो कि जनहित में बहुत आवश्यक था। सभी जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं इस रोड पर पिछले 4 साल से लगी थी और मैं डिटेल में इसके बारे में आपसे जरूर दोबारा से आपके बीच आऊंगी और आपको बताऊंगी। लालढांग चिल्लर खाल उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी में जंगलों की आग ने एक बार फिर से चिंताजनक रूप ले लिया है। नौगांव के थली गांव की ओर से फैले वन क्षेत्र में लपटें तेजी से फैल रही हैं और बड़े इलाके से उठता धुआं आसपास के गांवों तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि पूरा क्षेत्र धुआं धुआं नजर आ रहा है। आग की विकरालता न सिर्फ बहुमूल्य वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि वन्य जीवों की जीवन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय स्तर पर दहशत का माहौल है, जबकि प्रशासन और वन विभाग की टीमें आग पर काबू पाने के लगातार प्रयास में जुटी हुई हैं। चुनौती यह है कि पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं और सूखी वनस्पति आग को और भड़काने का काम कर रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता आग को फैलने से रोकना और प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करना है, ताकि जान माल और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके। तो देखिए, उत्तरकाशी में
एक बार फिर से जो आग है वो धधकने लगी है। जंगलों में एक बार फिर से धुआं उठने लगा है। जंगल के आसपास का इलाका धुआं धुआं हो रहा है, आग धधक रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल अपने आप में उठ रहा है। जंगली जानवरों पर भी बड़ा संकट छाया हुआ है। हालांकि जो दमकल विभाग है वो लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। मदन सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन, जिस तरीके से जंगलों में एक बार फिर से आग अपना विकराल रूप दिखाती हुई नजर आ रही है, सवाल उठता है कि आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी और किस तरीके से इस आग पर काबू पाया जाएगा? समझ देखिए, उत्तराखंड की ये विकट परिस्थितियां है कि प्रत्येक वर्ष जो है जंगल दरकते हैं और तमाम दावे वन विभाग द्वारा किए जाते हैं और कई 100 वर्ग हेक्टेयर जो है जमीन जलकर खाक हो जाती है, तमाम पेड़ पौधे जलकर खाक हो जाते हैं। उसी तरीके से इस बार भी अब शुरुआत हो चुकी है, जगह जगह ये आती घटनाएं सामने निकल करके आ रही है। हालांकि वन विभाग इस बार फिर तमाम दावे कर रहा है कि इस बार जो है आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे और खास तौर पर एक बात जो प्रत्येक वर्ष वन विभाग द्वारा कही जाती है कि स्थानीय लोग अगर जब तक सामने निकल करके नहीं आएंगे तो जो ये वन अग्नि की घटनाएं हैं इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि त्वरित रूप से जो स्थानीय लोग हैं उनको पता चलता है और अगर स्थानीय लोग इस पर कोशिश करें तो निश्चित तौर पर जो है घटनाएं कम की जा सकती है। लेकिन बहरहाल इस समय जो परिस्थितियां बनी है वो अब कहीं ना कहीं भव्यवाह होती हुई दिखाई दे रही है और जगह जगह ये आग लगने की घटनाएं हो रही है। उत्तरकाशी की बात करें, चाहे फिर चमोली में भी इस तरीके की घटना सामने निकल करके आई है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ही लोग बताया जाता है कि लोग कहीं बीड़ी पीते हैं या कहीं किसी से और कई लोग जो जानबूझ के भी आग लगाते हैं ताकि जो पुरानी जो घास है वो जल जाए, नई घास वापस आए। तो इस तरीके की परिस्थितियां बनी रहती है। बहरहाल कई बार की बैठकों का दौर चल चुका है वन विभाग के द्वारा, वन अग्नि को रोकने के लिए इस बार भरसक प्रयास किया जाएगा, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। मदन, देखिए सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जंगल में रहने वाले जो जीव हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा, क्योंकि वो भी इस आग से प्रभावित हो रहे हैं, वो फिर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा गया है कि इस बार जगह जगह जो है जो जंगली जानवर है वो रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। उसका बड़ा कारण एक ये भी है कि प्रत्येक वर्ष जो है उत्तराखंड के जंगलों में आग धधकती है और जिसके कारण कई जानवरों का भी नुकसान होता है और जानवर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं वो आबादी वाले क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं और उसी के चलते जो कई घटनाएं भी सामने हो रही कि अब जो है कई जानवर आदमखोर हो गए हैं और कई लोगों पर अटैक भी किया है, कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। लेकिन फिलहाल जो है सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो वन अग्नि की घटना उसको रोका जाए, उसके साथ ही जो जंगली जानवर है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बहरहाल इस प्रक्रिया के लिए टीमें तैयार की गई है और उसके साथ ही इस बार जो है आधुनिक संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके की परिस्थितियां बनती है। जी मदन, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कितने एकड़ में आग फैल चुकी है, क्या इसका अभी कोई आंकड़ा जारी किया गया है और किस तरीके से अब आग पर काबू पाया जा रहा है? समझ लीजिए वर्षा कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से भी वर्षा यहाँ पर की जाएगी ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू किया जाए। बहरहाल अभी जो आंकलन है वो पूरी तरीके से नहीं किया गया कि कितने हेक्टेयर जमीन जो है जली है, कितने हेक्टेयर कितने पौधे नष्ट हुए हैं, इसका आंकलन अभी चल रहा है। पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कुछ इस पर बताया जा सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाएगा। इस तरीके की परिस्थितियां बनाई गई है और वन विभाग की टीम पूरी तरीके से इसमें लगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग धधक रही है, लगातार जो जंगली जीव हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, वो फिर रिहायशी इलाकों में रुख कर रहे हैं और रिहायशी इलाकों में जब रुख कर रहे हैं तो लोगों में एक डर का माहौल भी लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से आग धधक रही है उस पर लगातार काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम और राज्य सरकार लगातार बेहद चिंतित नजर आ रही है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। स्वास्थ्य सचिव की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह साफ संकेत है कि जिला अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक सुविधाओं और व्यवस्थाओं में बड़ा सुधार किया जाएगा।
जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, जिला और उप जिला अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, सिटी स्कैन और एमआरआई जैसी महत्वपूर्ण जांच सुविधाओं का विस्तार आम मरीजों के लिए बड़ी राहत है। 25 केंद्रों पर डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध होना गंभीर रोगियों के लिए जीवन रेखा साबित हो रहा है। सरकार डायग्नोस्टिक टेस्ट को भी सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए निजी कंपनियों से भी एक्टिव संवाद में है, ताकि गुणवत्ता और पहुंच दोनों सुनिश्चित की जा सके। कुल मिलाकर स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक और जवाबदेह बनाने का यह अभियान प्रदेश के नागरिकों को बेहतर, तेज और भरोसेमंद चिकित्सा सेवा देने की दिशा में निर्णायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा है उसका सुदृढ़ीकरण करना और ये सुविधाएं तत्परता से लोगों को उपलब्ध हो, इसके दृष्टिकोण से अभी समीक्षा बैठकें हमने किया है और कुछ इसमें हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। विशेषकर पहले फेज में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जो हमारे मेन CSC सेंटर है और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स है, उसको हम सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमने 42 पॉइंट्स जो हमारे 5 मेडिकल कॉलेजेस, 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और 24 हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उसको फोकल पॉइंट्स के रूप में हम निर्धारित करने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अब देहरादून की करेंगे। देहरादून के दून अस्पताल में बढ़ती ओपीडी के दबाव के बीच मरीजों को राहत देने के लिए बड़ी और व्यवहारिक पहल की जा रही है। अब रजिस्ट्रेशन से लेकर बिलिंग, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट प्राप्ति तक पूरी प्रक्रिया एक ही कमरे में पूरी की जाएगी, जिससे मरीजों को अलग अलग काउंटरों पर भटकने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन के मुताबिक हर दिन 2,500 से 3,000 तक ओपीडी दर्ज हो रही है। ऐसे में यह नई व्यवस्था सीधे तौर पर भीड़ प्रबंधन और सुविधा दोनों को बेहतर करेगी। आम लोगों की रूटीन हेल्थ जांच को सरल और किफायती बनाने के लिए हेल्दी हार्ट और एग्जीक्यूटिव पैकेज और एनीमिया प्रोफाइल सहित करीब 13 हेल्थ पैकेज भी तैयार किए गए हैं। खास बात इसमें यह है कि सभी जांचें सरकार द्वारा निर्धारित कम दरों पर उपलब्ध होंगी। साफ है, दूर अस्पताल अब सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि मरीजों के अनुभव को भी आसान और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दून अस्पताल की ओपीडी रोज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग 2,500 से 3,000 की दिन की ओपीडी हो गई। तो इसमें जो आम आदमी है जो अपनी जांचें करवाना चाहता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया, जिसके क्रम में अब एक सिस्टम हम निकाल के आ रहे हैं कि एक कमरे में, एक छत के अंडर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो फिट हैं और उनको लगता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। किच्चा की पुराना अस्पताल रोड पर स्थित जिला पंचायत के अधीन पुरानी और जर्जर अस्पताल भवन को जिला पंचायत के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान भवन के कुछ हिस्सों में निवास कर रहे परिवारों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुराना अस्पताल रोड पर स्थित ये जर्जर भवन लंबे समय से खाली पड़ा था। इमारत के अंदर नशे के आदी लोगों का अक्सर जमावड़ा लगा रहता था, जिससे अस्पताल रहने वाले यानी जो आसपास के रहने वाले लोग थे उनमें दहशत थी। दहशत का माहौल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से ये कदम उठाया गया है। जिस पर बिल्डिंग खड़ी है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में काफी समय से जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में जिसके गिरने का भी भय है, इस पर जिला पंचायत के उच्च अधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण का इस पर फैसला लिया गया है, जिसके लिए इन्होंने आवश्यक पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए पत्र लिखा था हमारे उच्च अधिकारी को, जिसके क्रम में उनकी टीम के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित हैं। देहरादून में जिले में टीबी मुक्त अभियान को स्वास्थ्य विभाग ने तेज कर दिया है। अब तक 80 से अधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। व्यापक स्क्रीनिंग अभियान, मोबाइल वैन और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए जिले को पूरी तरह से टीबी मुक्त बनाने की दिशा में काम जारी है। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों की जांच के लिए 2 मोबाइल वैन तैनात की गई है, जिनमें फ्लू नेट मशीनें लगी हैं और ऑन स्पॉट स्क्रीनिंग भी की जा रही है।
ये टीबी मुक्त अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने का प्रयास पहले से ही चल रहा है और लगभग ओवर 80 के करीब अभी तक हम अपनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर चुके हैं। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम ज्यादा टीबी की स्क्रीनिंग करें। हमारे पास 2 MMU मोबाइल वैन भी हैं जिनमें की हमने ट्रूनेट मशीन उसमें लगी हुई है, जिसके माध्यम से हम जगह जगह में जाकर उसमें स्क्रीनिंग करते हैं। इससे पहले भी हम जो हमारे देहरादून के नगर निगम क्षेत्र 100 वार्ड है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कोरवे और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। कांवड़ पटरी, चंडी घाट और हर की पैड़ी समेत 28 खाद्यान्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्लाइस, मिल्क शेक और एनर्जी ड्रिंक के सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेज दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पर्व के दौरान मिलावटी सामान बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में हत्या, प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई है। वारदात के बाद 2 हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस हत्या की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैली है, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई है। वारदात के बाद 2 हमलावर मौके से फरार हो गए हैं, यानी 2 हमलावर इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद रफू चक्कर हो गए हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है हर एक एंगल से। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि हत्या किन कारणों से की गई है, पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। FSL की टीम भी मौके पर पहुंची है, साक्ष्य जुटाए गए हैं और इस जांच को बड़े ही तेजी से आगे की जा रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की ओर से पूरे मामले में न्याय की मांग की जा रही है। तो देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में हत्या की वारदात से देखिए इलाके में हड़कंप मचा है। प्रॉपर्टी डीलर विक्रम की गोली मारकर हत्या की गई है। 2 हमलावर मौके से फरार बताए जा रहे हैं, यानी इन 2 हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और तुरंत ही मौके से रफू चक्कर हो गए हैं। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हालांकि पूरे मामले में अब आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हत्या के कारणों का भी पता लगाया जाएगा कि आखिर किन वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सिल्वर सिटी मॉल में जैसे ही यह हत्या हुई, इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों में डर का माहौल है कि आखिर दिन दहाड़े हुई इस हत्या की वारदात से एक तरीके से कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां महाशिवरात्रि पर भव्य लाखा मंडल मंदिर सजेगा। देश भर से जुटेंगे श्रद्धालु, तैयारियां तेज हुई हैं। निसंतान दंपतियों के लिए विशेष मान्यता है। पांडवकालीन प्राचीन मंदिर में बड़ा उत्सव होगा। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे और दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देहरादून जिले की प्रसिद्ध लाखा मंडल स्थित प्राचीन शिव मंदिर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। पांडवकालीन माने जाने वाले इस ऐतिहासिक मंदिर में मंदिर समिति की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुशील गौड़ ने बताया कि लाखा मंडल की महिमा केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरह ही विशेष है। मान्यता है कि शिवरात्रि की रात विधि विधान से पूजा करने पर निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। 15 फरवरी को होने वाले इस महोत्सव के लिए प्रसाद वितरण और भंडारे की विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए, महाशिवरात्रि पर भव्य तरीके से मंदिर को सजाया जाएगा। देश भर के श्रद्धालु यहां पर जुटते हुए नजर आएंगे। तैयारियां लगभग अब खत्म हो गई हैं।
मंडल शिव मंदिर का अध्यक्ष हूँ वहाँ पे, सुशील गौड़ मेरा नाम है। और वह जिस जैसी महत्ता केदार बद्री की है और हरिद्वार की, वैसी वहाँ की भी है। और वो पांडव कालीन है। वहाँ 1 सेंचुरी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक अवशेष है। और 5th सेंचुरी से और 8th सेंचुरी के बीच आदि शंकराचार्य ने बद्री और केदार का पुनर्निर्माण किया था और वो पांडव कालीन है। और अभी कुछ एरिया उसका जो है ASI के अंडरटेक है और कुछ समिति के अंडर। चारधाम यात्रा का स्वरूप जल्द तय होगा। 16 फरवरी को स्टेक होल्डर्स की बड़ी बैठक होगी। मार्च के पहले हफ्ते में गाइडलाइंस जारी की जाएगी। तीर्थ पुरोहितों के सुझावों पर भी फैसला होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तो देखिए, उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि मार्च के पहले हफ्ते तक यात्रा का पूरा स्वरूप तय कर लिया जाएगा, पूरा प्रारूप तय कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में 16 फरवरी को ऋषिकेश में होटल एसोसिएशन और बस संचालकों जैसे स्टेक होल्डर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों से भी सुझाव लिए जाएंगे। खास बात इसमें यह है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित हो चुकी है और अन्य धामों की तिथि आते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तैयारी भी हमारी अब एडवांस स्टेज में आ गई है और एक बैठक हमारे द्वारा ली गई थी ऋषिकेश में, जिसमें सभी संबंधित जनपदों के प्रशासनिक अधिकारी और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। नेक्स्ट बैठक हमारी 16 फरवरी को है, आप लोग के संज्ञान में डाल दूं, जिसमें हमने ये कहा था कि एक स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हमारी सेकंड होगी। इसमें सभी चारों धामों के हमारे जो होटल एसोसिएशन के हैं, उस जनपद के जो होटल एसोसिएशन हैं, जो हमारा ऋषिकेश में रोटेशन सर्विस वाले हैं जो बसें प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ डंडी कंडी जितने भी लोग इस पूरे चारधाम यात्रा में स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी बैठक 16 तारीख को यात्रा ऑफिस में रखी गई है। और इस बैठक के बाद फिर नेक्स्ट बैठक 4-5 दिन के बाद सम्मानित तीर्थ पुरोहितों के साथ की जाएगी। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। 5 IAS और 3 PCS अफसरों का तबादला हुआ है। इसमें नरेंद्र सिंह भंडारी ACEO पर्यटन विकास बनाए गए हैं, जबकि प्रतीक जैन MD GMVN बनाए गए हैं। तो देखिए, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। प्रतीक जैन MD GMVN बनाए गए हैं। संजीव कुमार को निदेशक सेवायोजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में देखिए बड़ा फेरबदल हुआ है, बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 5 IAS और 3 PCS अफसरों का तबादला हुआ है। नरेंद्र सिंह भंडारी ACEO पर्यटन विकास बनाए गए हैं, जबकि प्रतीक जैन MD GMVN बनाए गए हैं। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।